प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं एमएड फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है शैक्षिक अध्ययन और मेरा प्रकरण रहेगा शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति। शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति किस प्रकार से शैक्षिक अध्ययन में बताई गई है, शिक्षा का ज्ञान बालकों को हम क्यों देते हैं, इससे बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से होता है, बालक सामाजिक प्राणी किस प्रकार से बनता है, बालक में कौन कौन से पक्षों का विकास किया जाता है, इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। हमारे विभिन्न विद्वानों ने इनके बारे में बहुत सी परिभाषा दी है, उन पर भी हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखेंगे सुनेंगे। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो निर्धारित आपका सिलेबस बनाया गया है उसके अंतर्गत फर्स्ट पेपर जो हमारा शैक्षिक अध्ययन है उसके अंतर्गत हम पहली यूनिट में हम पढ़ रहे हैं शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति। शिक्षा के अर्थ एवं प्रकृति को हम एक एक बिंदु को यहाँ पर जानेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ की। शिक्षा के अर्थ की बात करें तो भारतीय जो हमारे विद्वान है उनका दृष्टिकोण रहा है कि शिक्षा से किस प्रकार से हम बालक में व्यक्तियों का विकास कर सकते हैं। उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है, आप महात्मा गांधी को तो सुनते हुए आ रहे होंगे और जानते भी हैं, किताबों पुस्तकों में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या बताया है, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा की परिभाषा दी है, उनके अनुसार शिक्षा किस प्रकार से होती है। उन्होंने बताया है शिक्षा से तात्पर्य है बालक या व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी बताते हैं कि शिक्षा के अनुसार हम शरीर का विकास कर सकते हैं, मन का विकास कर सकते हैं, आत्मा का विकास कर सकते हैं और बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा नहीं होगी तो हम ना तो शरीर का विकास कर पाएंगे, ना मन हमारा शुद्ध हो पाएगा, ना आत्मा का विकास हमारा आत्मा के अनुसार आत्मानुभूति कर पाएंगे। आत्मा के अनुसार हम किसी प्रकार को विभिन्न प्रकार के उनके पक्ष को हम देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें सर्वांगीण विकास की ओर शिक्षा ले जाती है। इसलिए महात्मा गांधी का कथन है शिक्षा से तात्पर्य है बालक तथा व्यक्ति के आत्मा, मन और शरीर का विकास करना ही हमारी शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा हम बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। शिक्षा के द्वारा हम सभी पक्षों का विकास, बालक का शैक्षिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, सभी पक्षों को हम एक एक चीज को लेकर के चले तो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। बिना शिक्षा के ये संभव नहीं है। इसलिए मन का, शरीर का और आत्मा का अगर विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से ही हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ये महात्मा गांधी ने बताया। टैगोर की बात करें तो टैगोर के अनुसार भी हमें शिक्षा की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता है, जो जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, उनकी संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करना ही शिक्षा है। हम किस प्रकार से जीवन में उतार चढ़ावों में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हम ढल सकते हैं, वो ही शिक्षा है। तो टैगोर महोदय जी ने जो भी हमारे उन्होंने बताया कि जो जीवन की संपूर्ण सत्ता है जिनमें हम अपने जीवन का यापन करते हैं उस सत्ता के अनुसार समन्वय स्थापित करना, एडजस्टमेंट करना, इसकी शक्ति प्रदान करना ही है। ये सब शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। जो शक्ति हमें मिलती है, किस प्रकार से हम समन्वय कर सकते, किस प्रकार से हम जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव की परिस्थितियों को झेल सकते, उन सारी चीज़ों की परिस्थिति को जानने के लिए शिक्षा जरूरी है। उस प्रकार से ढलने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, समन्वय करने के लिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए टैगोर बताते हैं जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है वो शिक्षा कहलाती है।
पाश्चात्य दृष्टिकोण के विचार रखों के बारे में हम देखें, विद्वानों के दृष्टिकोण को देखें तो उन्होंने भी अपनी अपनी परिभाषा दी है। वह फोवेल के अनुसार, फोवेल ने अपनी परिभाषा में बताया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां प्रकट होती है। फोवेल बताते हैं कि जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां प्रकट की जाती है शिक्षा के द्वारा, क्योंकि बालक कई प्रकार की शक्तियों को लेकर के जन्म लेता है, लेकिन उनमें अच्छी प्रकार की जो शिक्षा के गुण विकसित किए जाते हैं वो उनके द्वारा हम कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि कई प्रकार की पार्श्विक प्रवृत्तियों की भी शक्ति लेकर के बालक जन्म लेता है, लेकिन पार्श्विक प्रवृत्तियों की शक्तियों को दूर करने के लिए हमें अच्छे गुणों को उनमें विकास किया जाता है, वो गुण शिक्षा के द्वारा हो सकता है। इसलिए शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों को जन्मजात शक्तियां प्रकट होती है, जन्मजात शक्तियों को भी और आजा विकास किया जाता है, ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। रॉस के अनुसार है शिक्षा बालक के स्वाभाविक तथा प्राकृतिक गुणों का विकास करती है। रॉस महोदय बताते हैं, जो कि हमारे पाश्चात्य दृष्टिकोण के विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा है शिक्षा बालक के स्वाभाविक एवं प्राकृतिक गुणों का विकास करती है। जो बालक की जो प्रवृत्ति होती है उसके प्राकृतिक गुणों का विकास ही शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो शिक्षा की प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसमें पहला बिंदु हमारा आता है, शिक्षा जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में मानी गई है, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो कई प्रकार की जन्मजात शक्तियों को लेकर के वो जन्म लेता है, और उन जन्मजात शक्तियों का हम शिक्षा के द्वारा ही विकास कर सकते हैं। क्योंकि कई प्रकार से पशुतुल्य जो प्रवृत्ति होती है वो भी बालक में आती है, और उस पशुतुल्य प्रवृत्ति को हम शिक्षा के द्वारा अच्छा कैसे बना सकते हैं, ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसलिए बालक जब हर मास का पुतला होता है, उस हर मास के पुतले को हम शिक्षा के द्वारा अच्छा नागरिक, अच्छे गुण उसमें प्रेषित करें, अच्छे सामाजिक गुण उसमें प्रेषित करें, अच्छे शैक्षिक गुण उसमें प्रेषित करें, तभी उनकी जन्मजात शक्तियों का विकास हो सकता है। इसलिए शिक्षा की प्रकृति के बारे में बालक को शिक्षा जन्मजात शक्तियों के विकास रूप में भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। दूसरा है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा की जो प्रकृति है वह द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में मानी गई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि बालक और अध्यापक दो एक महत्वपूर्ण जो है वो पद है, वो उनके द्वारा हम मान सकते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कि बालक के बिना अध्यापक का कार्य शिक्षा का नहीं चल पाता, और अध्यापक और जब अध्यापक है बालक नहीं है तो अध्यापक का कार्य नहीं चल पाता। ये सारी जो प्रक्रिया है वो हम शिक्षा के अंतर्गत द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं। दोनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया इसलिए मानी गई है कि बालक और अध्यापक का होना जरूरी हो जाता है, तभी हम अंतःक्रिया कर सकते हैं और शिक्षा का विकास उसमें कर सकते हैं, अच्छे बालकों को अच्छे गुण प्रेषित कर सकते हैं। अध्यापक का कर्तव्य होता है कि बालक को अच्छा नागरिक वो बनाए, अच्छे गुण वाली शिक्षा वो दे, अच्छे मानवीय गुण वाली वो शिक्षा दे, अच्छे शैक्षिक गुणों, धार्मिक गुण, आध्यात्मिक गुण उनको सिखाए। तो कई प्रकार की ऐसी जो पूरे जो हमारा सर्वांगीण विकास की ओर जो हम बालक को चाहते हैं वो अध्यापक के द्वारा ही संभव होता है। इसलिए हमें द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत बालक और अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण माना गया। ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है, इसलिए ये भी एक द्विमुखी प्रक्रिया भी शिक्षा को माना गया। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी मानी गई है। शिक्षा की प्रकृति की अगर हम बात करें तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी मानी गई है, क्योंकि अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम ये तीनों ही बहुत जरूरी है कि अध्यापक हो, छात्र हो और पाठ्यक्रम ना हो। किस चीज को हम बताएंगे, कैसे उनको हम शिक्षित करेंगे, कैसे हम शिक्षा उनको देंगे, ऐसे निर्धारित जो सिलेबस है वो होना चाहिए। निर्धारित जो हमारा कार्यक्रम है वो उनको हम बताना होता है। इसलिए हमें ये त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में मानी गई है। इसलिए हमें अध्यापक का, छात्रों का और पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान इसमें माना गया है। अगर पाठ्यक्रम है, छात्र नहीं है तो भी हमारी शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चल सकती। अगर हमारा अध्यापक है, छात्र है और पाठ्यक्रम नहीं है तो भी नहीं चल सकती। छात्र है
और अध्यापक नहीं है, पाठ्यक्रम है, तो भी स्थिति नहीं चल सकती। तो हमें तीनों का होना जरूरी हो जाता है। इसमें अध्यापक का होना जरूरी हो जाता है, छात्र का होना जरूरी हो जाता है और पाठ्यक्रम का होना जरूरी हो जाता है। इसलिए हमें शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में मानी गई है, क्योंकि ये तीनों की बहुत ही आवश्यकता इसमें होती है। तभी हम शिक्षा का प्रचार प्रसार, अच्छे गुणों को बालक को दे सकते हैं, जन्मजात गुणों की शक्तियों को उसमें विकास कर सकते हैं और कई प्रकार से उनमें सामाजिक गुणों को प्रेषित कर सकते हैं, आध्यात्मिक गुणों को प्रेषित कर सकते हैं, धार्मिक गुणों को प्रेषित कर सकते हैं, सामाजिक गुणों को प्रेषित कर सकते हैं। ये सारे जो संपूर्ण विकास की ओर हम इनके अंतर्गत हम ले जा सकते हैं। तो हमें बालक को अच्छे गुणों को प्रेषित करने के लिए शिक्षा देना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कई प्रकार से बताया कि बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाना अति आवश्यक हो जाता है। और सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत हम चलेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकृति के रूप में, बिंदु के रूप में इसमें माना गया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी मानी गई है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। अगर समाज से वो दूर चला जाएगा, या तो पशु हो जाएगा या भगवान हो जाएगा। ये मनुष्य के बारे में अरस्तु ने बताया। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे समाज में रहने के लिए, हमारे अच्छे गुणों को प्रेषित करने के लिए, समाज में वो किस प्रकार से अच्छी प्रकार से रह सके, परिवार में वो किस प्रकार से अच्छी प्रकार से रह सके, इस शिक्षा के द्वारा ही संभव है। क्योंकि बालक जन्म तो ले लेता है, जन्म लेने के पश्चात वो किस प्रकार से अपने परिवार में ढले, किस प्रकार से शांतिपूर्वक परिवार में रह सके, किस प्रकार से अच्छा सामाजिक नागरिक बन सके, किस प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा सके, किस प्रकार सामाजिक गुण उसमें प्रेषित हो सके। इसलिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमें शिक्षा के द्वारा बालक को सामाजिक बनाना है, बालक को सामाजिक गुण प्रेषित करने हैं। बालक को पशु तुल्य जो व्यवहार बालक कर रहा है या करता है, अगर उसमें जन्मजात शक्ति पशु तुल्य की होती है, उस पशुतुल्य व्यवहार को हमें सामाजिकता की ओर उसमें प्रेषित करना है, तब हम पशुतुल्य व्यवहार को दूर कर सकते हैं। ऐसे जो धर्म, जो हमारे जो उद्देश्य है, उनको प्रेषित हम करते हैं ताकि वो सामाजिक गुण में प्रेषित हो सके। ऐसी बातें उनको बताई जाती है, ऐसे गुण बताए जाते ताकि वो सामाजिक बन सके। इसलिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य जब बालक पढ़ता है, शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा जब वो ग्रहण करने के पश्चात वो समाज में जाता है, समाज में रहता है और सामाजिक प्राणी बनता है, क्योंकि समाज का निर्माण करता है। अच्छे समाज का अगर निर्माण करेगा तो हमारे अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा तो हमारे जो देश की उन्नति में कारगर साबित होंगे। तो कई प्रकार के एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी इसके अंतर्गत निभाई जाती है। इसलिए शिक्षा के द्वारा हम बालक को ऐसे गुण प्रेषित करें जो समाज और देश के लिए उपयोगी हो सके और वो सामाजिक नागरिक बन सके, सामाजिक प्रक्रिया को उनको बना सके। तो ये भी एक शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत मानी गई है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। विभिन्न विद्वानों ने बताया है कि शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि बालक का हमें सर्वांगीण विकास करना है। बालक का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब हम उचित शिक्षा उनको देंगे, अच्छी शिक्षा उनको देंगे, क्योंकि बालक का सभी पक्षों का विकास होना चाहिए। बालक का शैक्षिक विकास, बालक का धार्मिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, बालक का आध्यात्मिक विकास, बालक का राजनीतिक विकास, बालक का आर्थिक विकास, सभी पक्षों का विकास बालक का जब तक नहीं होगा तब तक बालक ठीक प्रकार से सामाजिक नहीं बन सकेगा। इसलिए हमारा उद्देश्य ये कहलाता है, हमारी प्रकृति ये कहती है कि शिक्षा सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा हम ऐसे बालक को जो जन्म लेता है बालक, और विभिन्न शक्तियों को लेकर के वो जन्म लेता है, विभिन्न पाश्विक शक्तियों को लेकर के वो जन्म लेता है, तो उन पाश्विक शक्तियों को हम दूर करके बालक को अच्छा नागरिक हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे सर्वांगीण विकास की ओर हम ध्यान दें, ऐसी शिक्षा उनको ग्रहण करवाएं, ऐसी शिक्षा हम दें ताकि बालक ठीक प्रकार से अच्छा नागरिक बन सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके, अच्छे राष्ट्र के निर्माण में वो सहयोग दे सके और अच्छे भागीदारी के रूप में राष्ट्र की सेवा में काम आ सके। ऐसे विकास की प्रक्रिया के रूप में हम बालक का सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हैं, ताकि बालक का
आध्यात्मिक विकास हो सके, बालक का सामाजिक विकास हो सके, बालक का शैक्षिक विकास हो सके, बालक का धार्मिक विकास हो सके, बालक का आर्थिक विकास हो सके, इन सारी चीजों पर हमें ध्यान देना है। और बालक का सर्वांगीण विकास तब होगा जब बालक का हम विभिन्न गुणों सभी पक्षों के विकास पर बल देंगे। जैसे कई प्रकार के हम व्यायाम के द्वारा भी कई प्रकार की ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अगर हमें शारीरिक विकास करना है बालक को, तो शारीरिक विकास में व्यायाम करना अति आवश्यक हो जाता है। उनको व्यायाम के बारे में बताना अति आवश्यक हो जाता है। पहले प्राचीन समय में गुरुओं के द्वारा जो आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, तो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके व्यायाम के लिए, आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। एक बार में ही बालक को अगर कोई पाठ हम पढ़ाते थे गुरुजी, तो कंठस्थ उनको याद किस लिए हो जाता था कि बालक का ध्यान केंद्रित होता था और ध्यान के अंतर्गत बालक एक बार में उसका पठन पाठन कर लेता था। ये सारी बातें जो बालक के सर्वांगीण विकास की ओर हमें ध्यान, तो योग, साधना और ध्यान, इन सारी बातों के लिए भी सर्वांगीण विकास की ओर हमें योग के बारे में, व्यायाम के बारे में, ध्यान के बारे में, ये सब शिक्षा के द्वारा हो सकता है। इनमें हम अगर हम बात करें धार्मिक विकास की, तो धार्मिक के विभिन्न प्रकार के हमारे गुरुओं जी के द्वारा, कई प्रकार के हमारे जो अध्यापक हैं उनके द्वारा धर्म की बातें सिखाई जाती है। जिस मजहब का छात्र है उस मजहब की बात सिखाई जाती है, जिस धार्मिक प्रवृत्ति उनमें प्रेषित की जाती है, ताकि बालक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति वाला बालक बन सके। अगर हम बालक को सामाजिक बनाना चाहते हैं तो सामाजिक गुण उसमें प्रेषित करने, समाज की बातों से हम उन्हें जोड़ते हैं, सामाजिक गुणों को उसमें प्रेषित करते हैं, सामाजिक ताकि और उनको ले जाते। समाज में कई प्रकार के रीति रिवाज की बातें हम बताते हैं, समाज में किस प्रकार से हमारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह हमें करना चाहिए, ये बातें बताते हैं। और समाज को दिखाने के लिए समाज में जो गतिविधियां चलती है, समाज में जो हमारे सामाजिक लोग रहते हैं, उनको किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनको दिखाने के लिए बालकों को अध्यापक ले जाता और सारे क्रियाविधि कार्यक्रमों उनको बताता। तो कई प्रकार से ऐसे ज्ञान उनको प्रेषित होता है ताकि बालक उनको सीख सके और बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए हमें नागरिक गुण प्रेषित करने के लिए बालकों को समाज में ले जाकर के सामाजिकता के गुण उसमें प्रेषित किए जाते हैं। इसलिए अध्यापक और छात्रों का जो संबंध है बहुत ही एक सामाजिक संबंध माना जाता है कि हम उसमें ऐसे गुणों को प्रेषित करें, ऐसी बातों को प्रेषित करें, क्योंकि विद्यालय एक समाज का अंग होता है और विद्यालय समाज के निकट हम विद्यालय को रखते हैं। तो सामाजिक गुण, सामाजिक लोग उनके अंतर्गत विद्यालय में आते हैं, बालक पढ़ने के लिए आते हैं, तो सामाजिक गुण में प्रेषित होते हैं। इसलिए बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी होता है सभी चीजों पर प्रकाश डालना। इसलिए सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया शिक्षा के द्वारा हम मान सकते हैं कि शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया मानी गई। अगला है शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन है। शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन है। शिक्षा के द्वारा व्यवहार में परिमार्जन किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा अगर हम बालक को शिक्षा नहीं देंगे, बालक को शिक्षित नहीं करेंगे, बालक को ज्ञान प्रेषित नहीं करेंगे, तो अपने व्यवहार में वो परिमार्जन नहीं कर सकता, अच्छे व्यवहार में नहीं ढल सकता। बालक को अच्छा बनाने के लिए अपने अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन वो किस प्रकार से कर सकता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से कर सकता है, ये सारी चीजें हमारे शिक्षा के द्वारा समझते हैं। आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, जब लेसन देने के लिए आप जाते हैं तो कई प्रकार के हम जो अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए ऐसी बातों को बताते, ऐसे उद्देश्यों को बताते ताकि वो व्यवहार में परिवर्तन ला सके। ये सब शिक्षा के द्वारा हो सकता है, क्योंकि कई बार आपने समाज में देखा होगा, विद्यालय में देखा होगा, या जहाँ कहीं भी आप देखते होंगे, तो कई बालक ऐसे उद्दंडी टाइप के होते हैं कि उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन अपन को देखने को मिलता है, या व्यवहार उनका खराब दिखाई देता है। लेकिन हम उस व्यवहार को अच्छा किस प्रकार से बना सकते हैं, ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा हम अच्छा गुण उसमें प्रेषित कर सकते ताकि उसमें व्यवहारिक परिवर्तन हो सके और परिमार्जन हो सके, वो अच्छा नागरिक बन सके। ये सारी बातों पर हम ध्यान दे सकते हैं, ये चीजों के लिए अंतर्गत हम बातें कर सकते हैं। शिक्षा अनुभवों की सतत प्रक्रिया है। शिक्षा अगर माने तो अनुभवों की सतत प्रक्रिया है, क्योंकि अनुभवों से भी बालक बहुत कुछ सीखता है। क्योंकि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है कई प्रकार के अनुभव वो ग्रहण करता रहता है, और अनुभवों
के अंतर्गत कई प्रकार की ऐसी कठिनाइयां उसके अंतर्गत आती है कि वो अनुभवों से वो सीखता है, तो सतत सीखता रहता है, क्योंकि ये अनुभवों की सतत प्रक्रिया मानी गई है। क्योंकि बालक अगर जलते हुए कोयले को हाथ में ले लेता है तो उसको ऐसे महसूस होता है कि मेरा हाथ जल रहा है, तो वो भी एक सीखने की प्रक्रिया उनकी कहलाती है, क्योंकि वो उसके अंतर्गत वो सीखता रहता है। ऐसे ही कई प्रकार से कठिन परिस्थितियों में बालक ऐसे अनुभवों को ग्रहण करता है। ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा भी कई प्रकार से हम शिक्षित करते हैं तो उससे भी सीखता है। कभी ऐसी विषम परिस्थितियां बालक के सामने आती है और उन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए बालक कई प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है। तो ऐसे कई प्रकार की बातें के द्वारा भी बालक अपने अनुभवों की सतत प्रक्रिया के अंतर्गत भी शिक्षित होता जाता है, सीखता जाता है। कई ऐसे हमारे जो विद्वान साथी है, गुरुजन है, बंद है और कई प्रकार के ऐसे जो इष्ट मित्र होते हैं वो के अनुभव के आधार पर बालक को ज्ञान देते रहते हैं, तो वो भी एक सीखने की प्रक्रिया के अंतर मानी गई है। तो हम अगर शिक्षा की प्रकृति की बात करें तो शिक्षा अनुभवों की एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, ये कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे हम अनुभव प्राप्त करते रहते हैं इस प्रकार से हमें सीखने को मिलता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हम ये अनुभवों की सतत प्रक्रिया के रूप में भी मानी गई है। अगला है शिक्षा वातावरण को अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। शिक्षा वातावरण को अनुकूलन करने की प्रक्रिया है कि शिक्षा के द्वारा हम वातावरण में किस प्रकार से ढल सके, किस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अच्छे बन सकते हैं, किस प्रकार से समय और परिस्थिति के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं, इस शिक्षा वातावरण के अनुकूलन करने की प्रक्रिया के रूप में भी मानी गई है। तो हम माने कि हम शिक्षा के द्वारा कई प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं, बालक में कई ऐसे परिवर्तन के रूप में बालक को देख सकते हैं ताकि बालक वातावरण के अनुसार भी कई प्रकार से सीखता रहता है। क्योंकि वातावरण भी बालक को बहुत कुछ सिखाता है। जिस प्रकार से प्रकृति पशुओं को सिखाती है उस प्रकार से शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बालक के वातावरण के अनुसार बालक ढलता है, उस वातावरण के अनुसार बालक सीखता है। तो कई प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अगर बालक की विकास की बात करें तो शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत हम सर्वांगीण विकास की ओर, सभी पक्षों के विकास की ओर हम शिक्षा के द्वारा उनका सभी पक्षों का विकास कर सकते हैं और वातावरण के समायोजन संबंधी प्रक्रिया को उनको बता सकते हैं। ये भी कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो ये वातावरण के अनुकूलन करने की प्रक्रिया भी इसमें मानी गई। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। शिक्षा जन्मजात चलती रहती है। बालक जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया ये हम कह सकते हैं कि निरंतर चलती रहती है। जब भी कोई बालक या व्यक्ति सीखना चाहे वो सीखता रहता है, निरंतर चलती रहती है। शिक्षक कभी भी अनुभवों के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, कठिन परिस्थितियों के अनुभवों के आधार पर या अपने कार्यों के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर, अपने कर्तव्य और के आधार पर या रहन सहन के आधार पर या कोई सामाजिक परिवेश के आधार पर, तो ये हमेशा जो हमारे जो कार्य है वो चलता रहता है और शिक्षा निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। अगर हम उम्र दराज भी हो जाते हैं तो भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी हम सीख सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में मानी गई है। हम शिक्षा के द्वारा बालक का किस प्रकार से समायोजन करें, किस प्रकार से अच्छा नागरिक बालक को बनाए, किस प्रकार से बालक को सामाजिक बनाए, किस प्रकार से बालक को समाज के लिए तैयार करें, देश के लिए तैयार करें, अच्छा नागरिक बालक को बनाए, अच्छे गुण आदर्श गुण में प्रेषित करें। पारिवारिक जो बालक है उसमें किस प्रकार माता पिता का वो अभिवादन करें या माता पिता के आदर्शों का, माता पिता की आज्ञा का पालन वो कर सके, इन सारी चीजों के बालक को हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा के द्वारा ये संभव है, इसलिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में शिक्षा मानी गई है। इसलिए हम शिक्षा की प्रकृति के को कई पक्षों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि शिक्षा एक जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में भी मानी गई है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में मानी गई है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में मानी गई है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मानी गई है, शिक्षा सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है
और शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन की प्रक्रिया है। शिक्षा अनुभवों को सतत प्रक्रिया है। शिक्षा वातावरण के अनुकूलन करने की प्रक्रिया है और शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सभी जो चीजों पर मैंने प्रकाश डालने का आपको प्रयास किया है और बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा जो शैक्षिक अध्ययन का पेपर है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा से ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा की सभी बातों को इसमें हम जोड़ेंगे। शिक्षा की प्रकृति की आज हमने चर्चा की है, क्योंकि शिक्षा की प्रकृति में हमें अध्यापक और विद्यार्थियों को होना जरूरी हो जाता है द्विमुखी प्रक्रिया में, और त्रिमुखी प्रक्रिया में अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम का होना जरूरी हो जाता है। तो इन सारी चीजों को मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।